नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पीएनबी बैंक के स्टॉक पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने पिछला जो वीडियो डाला था जिसमें पीएसयू सेगमेंट के जो बैंकिंग सेक्टर है जिसके अंदर 6 बैंकों पे हमने बात की थी कि वो जो 6 बैंक है इसके जो बुक वैल्यूज है उससे उनके करंट वैल्यूज काफी कम है। मतलब इन बैंक्स के अंदर आने वाले समय में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा निकल के आ रही है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े टॉप पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में आने वाली सबसे नंबर 1 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। दोनों का मार्केट कैप सेम है। लेकिन अगर हम एसेट्स क्वालिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एसेट्स के साथ पंजाब नेशनल बैंक सेकंड नंबर पे बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे कुछ नई ग्रोथ, नए अपॉर्चुनिटीज और इसके अंदर कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं, जहां पे पंजाब नेशनल बैंक में आने वाले समय में कुछ नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इस समय पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक का प्राइस 113 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीनों में 5% की तेजी आ चुकी है इसके अंदर, और पिछले 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 24% तक की इसके अंदर तेजी आ गई है। जहां पे स्टॉक प्राइस 90 रुपए तक चला गया था, अपने लोएस्ट फॉर्म पे 140 रुपए तक हाई गया था, वहां से 90 तक जाता है और वापस से शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। लास्ट सेशन में यहाँ पे तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि एक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल, जो कि काफी रेपुटेटेड फर्म है, वहां से इस पर्टिकुलर पीएनबी को लेके एक अच्छी वर्डिक्ट आई है और नए टारगेट्स भी आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक का शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 130 रुपए का। लेकिन ये टारगेट्स देने के पीछे यहाँ पे ब्रोकरेजेस के क्या कारण है, क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहे हैं, हम इन चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक के करंट फंडामेंटल डिटेल्स को भी समझेंगे। आप दोस्तों इस चीज को ध्यान रख के जरूर चलिए कि इस समय सेक्टोरियल रोटेशन का समय चल रहा है। जहां डिफेंस सेक्टर चल चुका था, उससे पहले रेलवे सेक्टर चल गए थे, काफी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन इसमें लगा, लेकिन अब वापस से डिफेंस सेक्टर्स में तेजी आ गई है। रेलवे सेक्टर्स में भी तेजी बनने लगी है। पावर सेक्टर में हम पिछले 2 सेशन में एक हल्की फुल्की तेजी देख रहे हैं। लेकिन पीएसयू सेगमेंट एक ऐसा है जहां पे देश की इकोनॉमिकल और ग्रोथ स्ट्रक्चर के साथ ही साथ यहाँ पे पीएसयू सेगमेंट्स की जो बैलेंस शीट है वो धीरे धीरे मजबूत तो हो ही रही है पिछले 1 साल से, और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये इनिशिएट कदम उठाया है कि हम वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स के अंदर अपने बैंकों का भी नाम शामिल करना चाहते हैं। जहां एसबीआई 44th रैंक पे ट्रेड कर रहा है और एचडीएफसी, जो कि देश के प्राइवेट बैंकों में नंबर 1 पे है, वो 74th नंबर पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ अपने पीएसयू सेगमेंट की किसी 2 बैंक को वर्ल्ड के टॉप 20 के अंदर अगर शामिल करना चाहती है और इसके लिए कदम उठा रही है और आने वाले 2 से 3 सालों का ये टारगेट भी लेके चलती है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों ही काफी ज्यादा क्वालिफाई करते हैं इस रेस में आने के लिए, जहां पे इन्हें अपने टोटल एसेट्स क्वालिटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है कि यहाँ पे जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो बैंक हर साल रिटर्न अपने एसेट्स पे प्रोवाइड कर रहा है, जितना वो करंट एसेट्स होल्ड करते हैं, उसमें साल दर साल 1% की बढ़ोतरी कंटिन्यूअस देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार ये देखने को मिल भी रही है। बैंक का एनपीए काफी ज्यादा कम हुआ है। इस बार का जो क्वार्टर रिजल्ट आया इसमें प्रॉफिट इसलिए गिरा क्योंकि इनके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लग गया। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आपको ये डिफरेंसेस काफी ज्यादा क्लियर तरीके से दिखेगा। उसी के साथ यहाँ पे बाई की रेटिंग देते हुए इन्होंने 130 रुपए का टारगेट भी दिया है, जो कि काफी ज्यादा अचीवेबल भी लगता है। अगर यहाँ पे हम इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो ब्रोकरेज ने इसके अंदर एक और अपसाइड देखा है, जिसमें इसका जो लोन ग्रोथ पोटेंशियल है वहां पे हर साल 11 से 12% तक की एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये जो लोन ग्रोथ है यहाँ पे 1 लाख करोड़ हर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो लोन फैसिलिटी है वो रिटेल एमएसएमई सेगमेंट्स को ज्यादातर देने पे फोकस होगा बैंक का, यानी कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी या किसी एक बड़े कॉर्पोरेट घराने को यहाँ पे बड़े अमाउंट का लोन नहीं दिया जाएगा, या उस पे लोन देने के लिए उसके इक्विवेलेंट का एसेट्स को गिरवी रखा जाएगा, तब जाके ये लोन अप्रूवल होगा। यहाँ पे जो बैंक है वो बड़े लोन्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने पे फोकस ना करके छोटे अमाउंट के लोन्स को ज्यादातर रिटेल और एसएमई सेगमेंट, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने पे ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इन सेक्टर्स में जो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है वो काफी ज्यादा होता है। एनपीए होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेट लोन में बड़े अमाउंट के लोन पे ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अमाउंट ही इतना बड़ा हो जाता है कि लोन के कोलैप्स होने की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और उसी के साथ यहाँ पे पैसे के डूबने का यानी एनपीए होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैंक के एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक का फोकस
फोकस जो इनका कॉस्ट टू इनकम मार्जिन है, जहां पे ये कमाने के लिए जितना खर्च करते हैं वो फिलहाल 100 रुपए में 55 रुपए के आसपास है, यानी कि 55% चल रहा है। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक की जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इस फर्म की जो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर एचएसबीसी कैनरा लाइफ इंश्योरेंस के जो कि एक नया आईपीओ आने वाला है, इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक जो कि 9 से 10 बिलियन के आसपास होने वाला है, काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और इस आईपीओ के बाद ये जो अमाउंट है इसकी टोटल एसेट्स वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी लिस्टिंग होने के बाद। और उसी के साथ दिसंबर 2025 के आसपास सीआरआर यानी कि क्रेडिट रिजर्व रेट्स को कट होने की भी जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। आरबीआई की तरफ से अगर ये क्रेडिट्स कम होते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी बैंक जो अपने तरफ से आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है कि अपने बिजनेस करने के बाद, या आरबीआई से जो इन्होंने लोन लिया था उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट अमाउंट काफी कम हो जाएगा, तो वो पैसा भी बैंक के पास बचेगा। तो एक तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं बैंक के लिए, जो आने वाले कुछ ही क्वार्टर से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और इसका इंपैक्ट सालाना आधार के इनके बैलेंस शीट और उसी के साथ 1 से 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनके जो बैलेंस शीट है उसको काफी ज्यादा मजबूत करता हुआ भी दिखेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि अभी हम आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कुछ मर्जर्स भी देख सकते हैं, जहां पे इंडियन ओवरसीज बैंक का मर्जर कैनरा बैंक के अंदर हो सकता है और पंजाब एंड सिंध बैंक और कह सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक का यहाँ पे मर्जर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर होने के चांसेस बन सकते हैं। इस समय इसके लिए ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं आया है, ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन बैंक्स का, जैसे कि एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन बैंक्स के एसेट्स को अगर डबल करना है, इन बैंकों को और बड़ा बनाना है, टोटल नंबर ऑफ पीएसयूज बैंक जो कि बड़े एसेट्स क्वालिटी पे काम कर रहे हैं जिसकी संख्या 12 है, उसे कम करते हुए अगर 8 पे लेकर के आना है, तो यहाँ पे इन बैंकों की संख्या कम करनी पड़ेगी जिससे कि बड़े बैंक ज्यादा बन पाए, जिससे उनकी एसेट्स क्वालिटी, उनका मार्केट कैप और बैंक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़े। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएंगे, एटीएम फैसिलिटीज बढ़ जाएगी और बैंक का कारोबार और बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा और एक्सपेंड होगा। क्योंकि विदेशों के मामले में, क्योंकि विदेश में जो बैंक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, कम बैंक्स होते हैं लेकिन बड़े और इंपैक्टफुल होते हैं। यहाँ पे अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के मार्केट कैप को देखें तो 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे नंबर 1 पे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट कैप को आप देखेंगे तो वो करीबन 8 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि नंबर 1 और 2 की पोजीशन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 3-4 सालों में यहाँ से काफी बड़ा ग्रोथ लेना। इस तरीके से इनके फाइनेंशियल्स मजबूत होते जा रहे हैं, क्वार्टरली वाइज भी और ईयरली वाइज भी, तो ये चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी यहाँ पे देखा जाए वो 70% की है, जो कि काफी अच्छी है और पिछले 2 सालों में ये काफी रिड्यूस भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस पर्टिकुलर बैंक का 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी और यहाँ पे इन्होंने इसे कम किया है। अब 70% से और ज्यादा ये कम कर सकते हैं कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जब यहाँ पे बैंक अगर अपने स्टॉक्स का QIP लेके आता है और वहां पे स्टॉक सेलिंग किया जाएगा, ताकि इसके चांसेस काफी कम दिखते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ना तो हम किसी बड़े बैंकों में अपना स्टेक कम कर रहे हैं और ना ही हम किसी बैंक में जिसमें ऑलरेडी हमारा स्टेक अभी भी कम है उसमें हम 51% के नीचे अपना स्टेक लेके जाएंगे, मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो हम ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मर्जर है उस पर क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, मर्जर हमें देखने को मिल सकता है आगे। तो दोस्तों ये तो रहा पंजाब नेशनल बैंक को लेके कुछ नए अपडेट, साथ ही साथ इसके कुछ फंडामेंटल डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। नमस्कार।